So good morning my dear students. Today we will discuss the problems जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स दी थी, बेसिक रेफ्रिजरेशन की जो प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी पिछले क्लास में। तो कुछ कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम थी। ये सब आपके एग्ज़ाम में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैंने इनको दिया था आप लोगों को और इनको मैंने सोल्यूशन बनाया है और इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो मैंने ये देखा कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए और इसका मनन करिए। और इस वीडियो के अंत में एक न्यूमेरिकल मैं और दे रहा हूँ और वो लास्ट प्रॉब्लम होगी इस पार्ट की। उसके बाद हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो आपके रिवर्स बाराटन साइकिल, उसका कॉन्सेप्ट एनालाइज करेंगे और उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे कल से। तो आज इस वीडियो में हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया था। तो उसके बाद ये यूनिट आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है? द रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ एन आइस प्लांट वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर्स ऑफ -5 and 25 डिग्री सेंटीग्रेड produces 20 kg of ice per minute from water at 20 degree centigrade. The specific heat of water is 4.2 kilojoule per kg and latent heat of ice is 335 kilojoule per kg. The refrigeration capacity of the refrigeration plant is how much? तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में आपसे साफ साफ कह रहा है कि भैया एक सिस्टम में आइस प्लांट का सिस्टम है जो कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में काम कर रहा है और 20 kg पर मिनट आइस प्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम वाटर जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको दे रखी है। अगर न्यूमेरिकल में आपको स्पेसिफिक हीट नहीं दे रखी है तो आपको स्पेसिफिक हीट माननी पड़ेगी, इसलिए कुछ आपको स्पेसिफिक हीट जो है वो पता होना चाहिए किस रेंज में होती है। ये नहीं कि आपने 1000 मान लिया किलो जूल पर केजी, 2000, 3000, 10, 20, 30, 40 अपने मन से। अरे भैया एक रेंज होती है ना। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, नॉर्मल जो क्या रेंज होती है, 3, 4। स्पेसिफिक वाटर तो फिक्स है 4.187, 4.2, है ना। बाकी लोगों की आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आप देखेंगे स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट नहीं दी होगी तो आपको स्पेसिफिक हीट आपको माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि भाई हमें रेफ्रिजरेशन करना है, हमें उस टेम्परेचर तक ले जाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एंथैल्पी। बेसिकली हीट हमें वहाँ से रिमूव करनी होगी। आइस बनानी है तो हीट हमें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी वाटर से। एंथैल्पी, MCPDT। M क्या है? मास, और CP क्या है? स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट हमें ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। जैसे वाटर है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 4.2 किलो जूल पर केजी। और कितना आइस जनरेट हो रहा है? 20 kg पर मिनट। लेटेंट हीट ऑफ आइस भी दिया 335 किलो जूल पर केजी। क्वेश्चन में ये भी दिया है कि आइस प्लांट जो है वो -5 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में काम कर रहा है। अब कुछ लड़के इसी पिल गए जाकर के -5, 25 COP निकालो कॉर्नॉट मान करके। अरे भाई COP निकालने की क्या ज़रूरत है? COP में क्यों घुस गए हो? क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कि बस देखा टेम्परेचर लिमिट्स देखा, बस COP निकालना शुरू कर दो। अरे पागल, पहले क्वेश्चन पढ़ तो लो कि क्या है, क्या आ रहा क्वेश्चन में। हमें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्लांट निकालनी है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है भाई? हमें आइस बनानी है वाटर से, तो हमें वाटर से हीट रिमूव करना है, बस वही रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती है। इतना सब कुछ रेफ्रिजरेशन में पढ़ा डाला मैंने आपको, लेकिन अभी तक आपको यही समझ में नहीं आया कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होती है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है। क्योंकि आप लोग क्लास अटेंड कायदे से करते ही नहीं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बस क्वेश्चन पढ़ा, देखा कि -5, 25 दिया, तो बहुत 99% लोगों ने सीधे COP ऑफ द कॉर्नॉट, COP ऑफ द कॉर्नॉट, पागल हो गए हैं, वही निकालना शुरू कर दिया। भाई रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का मतलब ये होता है, सीधी सी बात है, जनरलाइज लेके चलो ना चीज़ों को, रटने की क्या ज़रूरत है। कि जैसे मान लीजिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हमारे पास मिल्क है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कोई अगर कह रहा है कि हमें उसकी कुल्फ़ी जमानी है,
और उसको हमें उठा करके ले जाना है -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर हमारा कोई दूध है उसको -8 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना है, तो हमें उसको कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से हीट रिमूव करनी पड़ेगी मिल्क में से। कितनी हीट रिमूव करनी पड़ेगी, MCPDT। और बीच का लेटेंट हीट भी यूज़ होगा क्योंकि वहाँ पे चेंज ऑफ फेज भी होगा। तो लेटेंट हीट आपको जरूर दी होगी क्वेश्चन में। तो लेटेंट हीट क्या होती है, Q = ml, है ना। तो MCPDT क्या है, ये तो हो गई आपकी सेंसिबल हीट रिमूवल और ml हो गया आपका लेटेंट हीट रिमूवल। तो m कितना दिया है, किलोग्राम पर मिनट, Cp किलो जूल पर केजी, dt इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए। ऐसे ही ml 20 किलोग्राम पर मिनट, ये इसकी m दिया है। l क्या है, 335 किलो जूल पर केजी, केजी कट जाएगा इसलिए मैंने यूनिट भी लिख रखा है क्योंकि यूनिट का भी खेल होता है। तो यहाँ से 1680 आ गया लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट MCPDT से, और लेटेंट हीट कितना आया 6700, दोनों को जोड़ देंगे तो 8380 किलो जूल पर मिनट। ये आ गया इसका आंसर। 100% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। ये आपके क्लास की स्थिति है, मेंटलिटी है, सोच है कि आप लोगों को एक बेसिक न्यूमेरिकल नहीं आया, पास आउट होके चले जाओगे। उसके बाद कोई पूछेगा कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होती है, तो क्या बताएंगे आप, यही बताएंगे कि बस -525 देखा और COP निकालना शुरू कर दिया। थोड़ा शर्म करिए। कुछ लोगों को सब्जेक्ट का पूरा नाम लिखना नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा, अभी ग्रुप में डाल दिया है। कुछ लोगों को सब्जेक्ट का नाम लिखना नहीं आ रहा है कि RAC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या पढ़ेंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। बेसिकली रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होती है कि कितनी हीट आपको रिमूव करना है उसके इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक। तो हर जगह लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट नहीं होता है। जहाँ पर चेंज ऑफ फेज आ जाएगा तो वहाँ पर लेटेंट हीट भी आपको ऐड करनी पड़ जाएगी। नहीं बात हो रही लेटेंट हीट की, चेंज ऑफ फेज नहीं हो रहा है, बस सिंपल रेफ्रिजरेशन एक ही स्टेट में हो रहा है, सॉलिड टू सॉलिड ही जा रहा है, लिक्विड टू लिक्विड ही जा रहा है। बस मतलब लेटेंट हीट की बात नहीं की जा रही है, केवल टेम्परेचर डाउन किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम लेटेंट हीट को ऐड नहीं करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके एग्ज़ाम में AKTU एग्ज़ाम में पूछा जा चुका था, इसलिए मैंने आपको दिया है कि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक कोल्ड स्टोरेज इज़ टू बी मेंटेन्ड at -5 degree centigrade while the surroundings are at 35 degree centigrade. The heat leakage from the surroundings into the cold storage is 29 kilowatt. The actual COP of the refrigeration plant is 1/3 of an ideal plant working between the same temperatures. Find the power required to run the plant, to drive the plant. इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर लोगों ने सही दिया है। तो ये आपके AKTU में पूछा जा चुका है, और ये जो क्वेश्चन था आपका 5 मार्क्स का प्रॉब्लम थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। COP पूछ रहा है कि आइडियल प्लांट की बात कर रहा है, तो आइडियल प्लांट मतलब हमारा कार्नोट, रिवर्स कार्नोट, COP T2/T1 - T2 फॉर्मूला, T2 दिया, T1 दिया, दोनों केल्विन में चेंज कर दिया। COP = सीधा T1 T2 की जगह फॉर्मूला में लगा दिया, 6.7 आ गया। एक्चुअल COP क्या होगी, 1/3 ऑफ एन आइडियल प्लांट, न्यूमेरिकल में दे रखा है, तो वहाँ से 2.23 आ गई। फिर COP क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि सराउंडिंग से हीट अंदर आ रही है कोल्ड स्टोरेज में 29 किलोवाट, तो अगर ये हीट रिमूव नहीं होगी तो हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम को ये डिस्टर्ब करेगी। इसलिए हमको इस हीट को बाय पुटिंग एक्स्ट्रा वर्क इनपुट, हमें इस हीट को प्लांट से हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्लांट काम इफेक्टिवली नहीं करेगा। तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे 29 किलोवाट, तो वर्क इनपुट कितना हो जाएगा 29/2.23, तो वहाँ से 13 के आसपास किलोवाट आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2।
अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, ये भी आपके AKT एग्जाम में पूछी गई 7 नंबर की। इस न्यूमेरिकल के साथ में था कि कोल्ड स्टोरेज के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना था, और ये न्यूमेरिकल 7 नंबर का आया था। देखिए न्यूमेरिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इस COP से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, और बहुत ही आसान होते हैं, और आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे के चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा के न्यूमेरिकल लगाने पे विश्वास करता हूँ। तो इसमें क्या है, 2000 टन्स ऑफ पोटैटो आर अवेलेबल एट ए टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 2000 टन, ठीक है। इट हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड इन ए कोल्ड स्टोरेज एट ए टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से उसको उठा के हमें कहाँ पे लाना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बताइए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पोटैटो है उसको उठा करके आपको 2 डिग्री पे लाना है टमाटर को भाई साहब। फिर पूछ रहा है कि हाउ मच रेफ्रिजरेशन इज नेसेसरी। भाई हाउ मच रेफ्रिजरेशन इज नेसेसरी, MCP/DT। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, तब भी लोग नहीं कर पाए। इस क्वेश्चन को जो है 95% 98% लोगों ने गलत किया है। इफ़ दिस रेफ्रिजरेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड इन 3 days, ये जो रेफ्रिजरेशन हमें अचीव करना है उसको हमें 3 दिन में अचीव करना है, तो व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, ये पूछा गया है। 3 दिन में अचीव करना है, 10 दिन में अचीव करना है, 1 महीने में अचीव करना है। भाई कॉन्सेप्ट तो समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी चीज़ है किसी भी टेम्परेचर पे, उसको हमें डाउन टेम्परेचर पर ले जाना है, तो कितना रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ेगी, जितनी भी उसकी इंथैल्पी है उसके इक्वल हमें हीट को रिमूव कर देना है, बस वही रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है। तो स्पेसिफिक हीट हमें दी नहीं है, तो हमने पोटैटो की स्पेसिफिक हीट मैंने देखी है, तो वो लगभग 3 के आसपास होती है, तो हमने 3.39 किलो जूल पर केजी मान ली है ना। तो ये क्रूशल पॉइंट था, अगर स्पेसिफिक हीट नहीं दी है तो आपको ये माननी पड़ेगी। जैसे फिश है और आपका पोटैटो है या फिर आइस है, मतलब वो तो वाटर से ही जमता है ना। तो इन सब की स्पेसिफिक हीट थोड़ा सा आप देख लीजिए किस रेंज में होती है। अगर आप 3 मान लेंगे या 3.2 मान लेंगे या 3.3 3.4 मान लेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जम्पशन आपको लिखना पड़ेगा, एज्यूमिंग दैट द स्पेसिफिक हीट इज दिस। तो हीट रिमूव्ड फ्रॉम ईच केजी ऑफ पोटैटो, MCP/DT। पहले हम क्या निकाला हमने कि कितनी हीट रिमूवल होगा पर केजी, किलो जूल पर केजी। तो M माना 1, 3.39 ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ पोटैटो, और DT क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। तो ये आ गया 94.92 किलो जूल पर केजी हीट रिमूव्ड फ्रॉम ईच केजी ऑफ पोटैटो। अब ये हो गया इसका कितनी इंथैल्पी, मतलब हमें वहाँ से उसकी पोटैटो की हमें हटानी है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, आप लोग एक चीज़ बहुत कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं कि जब भी कैपेसिटी पूछी जाए प्लांट की, तो आप हमेशा आंसर जो दीजिएगा वो कभी भी किलो जूल पर मिनट, किलो जूल पर मिनट या फिर किलोवाट में ना दे करके आप हमेशा आंसर जो दें वो टन में दें, क्योंकि टन जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है रेफ्रिजरेशन की। प्लीज़ माइंड इट, इस चीज़ को अपने दिमाग में आप बैठा लो। हमेशा जब भी आपसे कैपेसिटी पूछी जाए तो हमेशा आप आंसर आप टन में दीजिए बिना कहे, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे हीट रिमूव्ड बाय द प्लांट पर आवर। पर आवर मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये जो किलो जूल पर केजी है इसको हमें कन्वर्ट करना है किलो जूल पर आवर में। तो 94.92 है ना, ये पर केजी है, और था कितना पोटैटो, 2000 टन। तो 1 केजी से हमारा 94.92 हटाना है, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2000 टन थे। अब इस टन को हमने कन्वर्ट कर दिया केजी में। केजीज करने कैसे कन्वर्ट होगा, 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। तो 1000 जो मल्टीप्लाई किया वो हमने टन को केजी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इतने सारे मल्टीप्लाई करना, 2000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड क्या किया है 3 × 24। ये क्या है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन हमें अचीव करना है 3 दिन में, हो 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 3 × 24। तो ये यूनिट हो गई इसकी किलो जूल पर आवर। इसकी यूनिट भाई साहब ध्यान रखिएगा कि किस तरह से हमने किलो जूल पर केजी को कन्वर्ट कर दिया किलो जूल पर आवर में। ये क्या है किलो जूल पर केजी, मतलब 1 केजी पोटैटो से हमें कितनी हीट को रिमूव करना है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किलो जूल पर आवर में। कैसे कन्वर्ट किया,
कितने केजी पोटैटो है अपॉन नंबर ऑफ आवर, कितने दिन में हमें रेफ्रिजरेशन अचीव करना है ना। तो ये आ गया आपका किलो जूल पर आवर। अब किलो जूल पर आवर, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इस किलो जूल पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है टन में। तो आपका आंसर आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग प्लांट। 14,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल पर आवर में, सीधे सीधे टन में, और ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर कुछ बुक में 14,000 से डिवाइड कर देते हैं, और कुछ जो मैंने आपको स्टैंडर्ड जो कन्वर्सेशन सिखाए हैं, किलो जूल पर आवर को पहले जैसे किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट किया, फिर 1 टन इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट होता है, तो वहाँ से भी आप किलो जूल पर आवर को किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करके फिर 2 टन से डिवाइड करेंगे, तो आंसर जो है वो आपका थोड़ा सा इससे डिफरेंट आएगा, तो वो भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, और ये आंसर भी आपका गलत नहीं होगा। तो ये न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट समझिए, ये न्यूमेरिकल्स हर साल आपके पेपर में आने ही आने हैं, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ये हर साल आते ही आते हैं, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि बिकॉज दीज आर बेसिक प्रॉब्लम्स एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। दिस न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये न्यूमेरिकल्स आपके हमेशा आने हैं। तो ये हो गया सारा डिस्कशन। अब आपको ये न्यूमेरिकल लगाना है। A cold storage plant is required to store 20 tons of fish. The temperature of the fish when supplied is 25 degrees centigrade. Storage temperature of fish required -8 degrees centigrade. A specific heat of fish above freezing point is 2.93 kilojoule per kg, और specific heat of fish below freezing point 1.25 kilojoule per kg. Freezing point of fish -3 degrees centigrade. Latent heat of fish is 232 kilojoule per kg. If the cooling is achieved within 8 hours, find out capacity of the plant, Carnot cycle COP between this temperature range. If the actual COP is 1/3 of the Carnot COP, find out the power required to run the प्लांट। तो इस न्यूमेरिकल को करिए, बहुत ही अच्छी न्यूमेरिकल है, बेसिक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आप समझ जाएंगे तो उसके बाद इस यूनिट में, मतलब इस पार्ट में करने के लिए फिर कुछ रह नहीं जाएगा। कल मैं इस न्यूमेरिकल का सलूशन बताऊंगा, और साथ साथ में कुछ एयर रेफ्रिजरेशन मतलब ब्रायटन साइकिल के बारे में डिस्कस आपको दूंगा, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम लोग यूनिट 1 से यूनिट 3 तक रिवीजन करेंगे। यूनिट 4 और यूनिट 5 मैंने आपको लॉकडाउन में पढ़ाया है, उन यूनिट्स का मैं रिवीजन नहीं करूंगा, केवल यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इन यूनिट्स में जो भी छूटा है वो भी मैं रिवीजन के साथ ही पढ़ा दूंगा। इसलिए थोड़ा सिंसियर रहिए, और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि ये जो रिवीजन होता है इसमें मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स दूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं दे रहा हूँ कि बहुत सारे न्यूमेरिकल 10, 15, 20 दे दिया, देख के ही आपकी हालत ख़राब हो गई। 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं दूंगा, क्योंकि और ऐसा न्यूमेरिकल दूंगा कि उसी में सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और कुछ काम करिए। ओके।